गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी समय बाद हमारी क्लास हो रही है। कोविड ड्यूटी की वजह से काफ़ी दिनों तक हमारी क्लास नहीं हो पाई। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। मतलब भारतीय जो आर्ट जो है वो और आर्किटेक्चर, उसमें मौर्य डायनेस्टी के बाद के जो राजा हुए उस समय में पहले से उसके बाद में क्या डिफरेंसेस आए आर्ट में और उस समय के आर्किटेक्चर में, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। ये उस समय की बात है जब ईसा के बर्थ से 200 साल पहले, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल, तो दूसरी शताब्दी मतलब 200 साल। तो उस समय के बाद जो थे वो अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ईसा के 200 साल पहले तक या उससे पहले मौर्य राजा जो थे, मौर्य वंश के जो राजा, वो इंडिया पे और इंडिया के बाहर का जो अभी इंडिया से बाहर जो है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये काफ़ी बड़ा एरिया जो था वो उस समय के मौर्य राजा ने अपने नियंत्रण में ले रखा था। वो काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उन्होंने काफ़ी राजाओं को हरा करके उनका क्षेत्र जो अपने कब्जे में ले लिया था, तो वो मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद जैसे कि जो ताकतवर राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जब इनके बाद जब इनके वंशज जब राज करने लगे, इनके बेटे फिर उनके बेटे, तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे और वो उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और जब उनके ही सेनापति ने, जो एक पुष्यमित्र नाम का सेनापति था, उसने मौर्य राजा को हरा दिया और उसका शासन अपने पास ले लिया। लेकिन वो इतना योग्य नहीं था कि जो मौर्य अशोक ने और चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य को बढ़ाया उस पूरे को वो संभाल पाता। तो जिन राजाओं से वो राज्य उन्होंने लिए थे, वो राज्य फिर से अपने पावर में आए और उन्होंने वो उनसे छीन लिया और जो पूरा मौर्य साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसमें जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत यानी मिडिल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है, उसके कुछ हिस्से हैं वो शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया नॉर्थ इंडिया में और मिडिल इंडिया में। और जो साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में जो डायनेस्टी थी वो थी सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और वाकाटक। इन राजाओं ने अपना उसमें शासन स्थापित कर लिया मौर्य राजाओं के कमजोर होने के बाद। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले एंड शैव धर्म मतलब जो भगवान शिव को मानते थे और शिव की जो पूजा करते थे, उनका उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा कि हमें पढ़ना है उस समय की आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो हम उन जगहों के बारे में चर्चा करेंगे जिस जगहों से हमें अभी उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स या उदाहरण कुछ हमें या अवशेष जो हमें मिले हैं। तो उनमें से मेन जो हैं वो हैं विदिशा और बरहूत, ये है मध्य प्रदेश में, बोध गया ये है बिहार में, जग्गीपेट आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी है उड़ीसा में, भज्ज पुणे के पास में और पावनी है नागपुर के निकट महाराष्ट्र में। तो इन जगहों से जो हमें आर्ट के जो नमूने मिले हैं, उदाहरण मिले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं बरहूत से, जो कि है एमपी मध्य प्रदेश में। बरहूत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। लास्ट लेसन में मैंने बताया था यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं। ये एक प्रकार के लोक देवता होते हैं जो उस समय के लोग इनकी पूजा करते थे। तो जैसे मौर्य समय में जैसी लंबी साइज की बड़ी आकार की मूर्तियां जो बनाई जाती थी उस समय, भरूच में उनके मौर्य के बाद भी उसी प्रकार की मूर्तियां बन रही थी। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में तीन आयामों का ब्रह्म एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। तो ये जो आप जैसे ये ड्राइंग देख
स्कल्पचर जो देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रॉपर 3D स्कल्पचर नहीं है। एक स्टोन को इनग्रेव करके एक इल्यूजन पैदा किया गया है स्कल्पचर का, कि प्रॉपर स्कल्पचर जो होता है उसे हम चारों तरफ से देख पाते हैं, पीछे से आगे से, वो प्रॉपर स्कल्पचर को। बट ये स्कल्पचर नहीं है, इसको सिर्फ आप सामने से देख सकते हैं, पीछे से ये एक प्रकार की चट्टानी है और इसको खोद करके यानी रिलीफ जो किया है वो कम रिलीफ है, इतना पूरा रिलीफ या पूरा उसको स्टेचू नहीं बनाया गया है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, यानी कि इसको कम रिलीफ किया गया है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का ब्रह्म एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्ट मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरूच में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं। आख्यान फलक, फलक यानी कि जहाँ जिस चट्टान पे ये बने हुए हैं, आख्यान मतलब ये कि जो स्टोरी या जो हैपनिंग्स, जो घटनाएं हैं जो उन्होंने दर्शाई गई है या ड्रॉ करी है, उनको बाद में इनग्रेव किया है, उनमें कम पात्रों के साथ दिखाया गया है। कम पात्र यानी उसमें कम कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। कोई स्टोरी उन्होंने बनाई है तो उसमें जो मोस्ट जो कैरेक्टर थे वही बनाए, ज़्यादा कैरेक्टर उसमें नहीं बनाए उन्होंने भरूच में। लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता गया, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगे, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो उस समय के आर्टिस्ट थे वो कहानी में या जो भी वो हैपनिंग्स, घटनाएं या जो स्टोरीज वो बना रहे थे, जो इनग्रेव कर रहे थे स्टोन पे, उसमें वो धीरे धीरे और कैरेक्टर्स भी बनाने लगे। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र भी परिधि में एक साथ चित्रित की गई। काफ़ी जगह बहुत सारी एक चट्टान के ऊपर ही काफ़ी सारी स्टोरीज जो है वो बनाने की कोशिश भी करी थी उस समय के आर्टिस्ट ने। जब कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है, जबकि कहीं कहीं सिर्फ एक स्टोरी को भी काफ़ी बड़ी साइज में बनाया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है, मतलब कि उनको जो स्पेस मिला था या जो स्टोन उनके पास था उसका उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। उसमें कोई हिस्सा उन्होंने खाली छोड़ना नहीं चाहा। छोटे से पार्ट में भी उन्होंने, चाहे डेकोरेशन के लिए उनको कुछ बनाना पड़ा हो, उन्होंने बनाए हैं। जैसे नीचे ये छोटा सा स्पेस था तो यहाँ भी एलिफेंट बना हुआ है, ऊपर उन्होंने पेड़ बनाने की कोशिश करी है, कि किसी स्पेस को उन्होंने खाली नहीं छोड़ना चाहा, उसको पूरा यूज़ किया है। आख्यान कथानक में यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था, कि पहले वो स्टोन को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते थे जिस अकॉर्डिंग उन्हें उस पर कोई स्टोरी या कोई डिस्क्रिप्टिव जो हैपनिंग्स हैं, घटनाएं हैं, वो बनानी हो उससे पहले। तथा चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, कि जो फर्स्ट में उस समय जब वो बनाते थे तो उसमें लो रिलीफ था, यानी कि कम उसकी खुदाई करते थे स्टोन की, तो इस वजह से हाथ पैर या जो भी वो कैरेक्टर बनाते थे तो वो इतने उभर कर या इतने एक्यूरेट नहीं दिखते थे वो, कि कम उभार दिखता था उनका, इसलिए उसको दिखाना भी संभव नहीं था कम उत्कीर्णन या कम इनग्रेविंग के कारण। इसीलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ चिपके हुए से दिखाई देते हैं। लो रिलीफ की वजह से, कम खुदाई की वजह से वो ऐसे लगते हैं जैसे वो आपस में चिपके हुए हैं। जैसे एक स्टेचू में तो पूरा जो भी कैरेक्टर्स जो बनाया उन्होंने, उनके हाथ पैर मुंह जो भी हैं वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे वो बनाते थे पूरे उसी अकॉर्डिंग जैसे होते हैं वैसे दिखाई देते थे। लेकिन इसमें वो एक इल्यूजन पैदा कर रहे थे स्कल्पचर का, और प्रॉपर स्कल्पचर नहीं था, इस वजह से वो चिपके हुए दिखाई देते थे। किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया, आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों और जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा, कि धीरे धीरे वो उसमें और डिस्क्रिप्टिव लाने लगे अपने काम में, उसको ज़्यादा अच्छा करने लगे, ताकि जैसा एग्जैक्ट मनुष्य या जो जानवर वो बना रहे हैं जैसा था वैसा दिखने लगा। बरहुत, बोध गया, सांची का स्तूप नंबर 2, जग्गीपेट आदि में
यज्ञपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरूच की आख्यान उद्वृत्तियों यानी रिलीफ से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान पद्धति उद्वृत्ति यानी रिलीफ में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है, जिसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख यानी गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। ये जो स्टोरी है महारानी माया देवी की, ये इस प्रकार है कि इसमें ड्रॉ भी इसका ये भी दिखाया गया है रिलीफ, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ये वाला। इसमें जो एक हाथी है वो ये दिखाया गया है, और इधर जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो माँ है वो यहाँ सो रही है। ये इस टाइप की स्टोरी है कि उनकी माता को सपना आता है, ड्रीम आता है कि जब भगवान बुद्ध पैदा होने वाले होते हैं उससे पहले। और जो बौद्ध धर्म की काफ़ी कहानियाँ हैं कि जब भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था उससे पहले जब उनके पूर्व जन्म में उन्होंने हाथी का रूप लिया था, तो उनकी माँ को सपना आता है कि किस प्रकार जो हाथी है वो आकर के उनके गर्भाशय में समाता है और बाद में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। तो इस प्रकार की एक स्टोरी थी, तो उसको उस समय के आर्टिस्टों ने बताया है, जिसमें उन्होंने ऊपर हाथी बनाया और नीचे उनकी माँ को सोते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े ही सरल तरीके से किया गया है। इसमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। ये भी एक प्रकार की स्टोरी है जिसमें एक हिरण होता है, वो आदमी की तरह या इंसानों की भाषा बोलता है, वो और एक आदमी के जंगल में फंस जाने के बाद उसको बचाता है। और हिरण उससे प्रॉमिस लेता है कि भाई ये और किसी को नहीं बताएगा उसके हिरण के बारे में, लेकिन वो आदमी उस राजा को बता देता है और राजा उस हिरण का शिकार करने के लिए आ जाता है। इस प्रकार की स्टोरी जो ये वाला रिलीफ है इसमें बनाई गई है। नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचन से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। अलंकृत का मतलब होता है डेकोरेशन। और जातक कथाएं यानी जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म पिछले जन्म में जो भगवान बुद्ध ने अलग अलग रूपों में अलग अलग जानवरों के रूप में जो जन्म लिया था उनकी जो स्टोरीज हैं उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। तो जो स्तूप जो बनते हैं या जो भी चीज़ उस समय जो आर्किटेक्चर था उनके डेकोरेशन में इन कथाओं का या कहानियों का यूज़ किया गया है। ये जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा, यानी उनके स्टाइल्स भी चेंज होने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूंथे हुए दिखाया गया है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 100 और 200 साल पहले जो भी स्तूप या जो भी आर्किटेक्चर बनाए और उसमें कोई मेल को बनाया है तो उनके जो सिर के बाल हैं वो गूंथे हुए जूड़े के रूप में बनाए गए हैं। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांची का स्तूप। अभी हम पढ़ रहे थे भरूच के बारे में, अब पढ़ते हैं कि सांची के बारे में। सांची से हमें जो आर्किटेक्चर मिला है उसके बारे में। सांची से जो मिला है वो सबसे फेमस है स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप नंबर 1 मथुरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है कि भरूच में जो थी वो अलग टाइप की आर्ट और आर्किटेक्चर था, और सांची में जो कुछ बना है वो उससे लेटेस्ट था, उससे कुछ अलग प्रकार का था। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप वन में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ हैं। प्रदक्षिणा पथ जैसे एक ये वाला
जो ऊपर दिखाई दे रहा है, एंड सेकंड ये वाला प्रदक्षिणा पथ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दर्शन के बाद जब हम चारों तरफ मंदिर में एक चक्कर लगाते हैं, राउंड काटते हैं, जो रास्ता बना होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये जो सांची का स्तूप है इसमें दो बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। इसके चार तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। तोरण, ये गेट को तोरण कहते हैं। इसमें चार गेट बने हुए हैं। तो बौद्ध धर्म में ये एक सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं कि जैसे इसके चार गेट हैं, इसका मतलब ये कि बौद्ध धर्म में चारों तरफ से आने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं हर प्रकार के आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो बौद्ध धर्म को अपना सकता है। तो ये चार गेट इसके सिंबल हैं कि कोई भी किसी भी तरफ से बौद्ध धर्म को अपना सकता है, वो सभी के लिए सरल है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। इन गेट के ऊपर जो ये स्टोन से बने हुए थे सारे, इनके ऊपर भी जातक कथाएं डेकोरेशन के लिए उस समय के आर्टिस्ट ने बनाई थी। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है। जो हमने भरूच में पढ़ा था, भरूच में इतना उभारदार नहीं था, रिलीफ था वो कम रिलीफ था। और जो सांची के जो स्तूप में जो डिजाइन, जो अलंकरण जो बने हुए हैं, वो हाई रिलीफ है, वो ज़्यादा उकेर कर, ज़्यादा गहराई से उकेर कर उनको बनाया गया है। और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है, यानी कि इसमें भी खाली जगह काफ़ी कम छोड़ी गई है, पूर्व में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश की गई है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है कि ये जो इस समय के आर्टिस्ट थे वो एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते थे कि जैसा उस समय मानव या जो भी जानवर पशु पक्षी वो बना रहे हैं वो जैसे दिखते थे या हूबहू वैसा बनाते थे इस समय के जो आर्टिस्ट थे वो। शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता और अनमयता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें बरूद की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। अधिक उन्नत का मतलब ये कि वो उससे लेटेस्ट है, जो बरूद में थी उससे लेटेस्ट है सांची की आर्ट। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी था, कि अभी तक भी जो भगवान बुद्ध था उनको मानव के रूप में उनका स्टेचू नहीं बनाया जाता था, उनको प्रतीक या सिंबल के रूप में ही बनाया जाता था। जैसे अगर भगवान बुद्ध को दिखाना है तो वो कोई सिंहासन बनाते थे, हाथी का स्टेचू बनाते थे, या फिर लोटस या कमल का फूल बनाते थे इस टाइप से बना करके, या फिर उनके जैसे स्लीपर जो उस समय पहनते थे लकड़ी के, खड़ो जिन्हें बोलते हैं, वैसे बनाते थे। वो एज ए सिंबल रूप में भगवान बुद्ध को बनाते थे इस समय तक। सांची के स्तूप वन में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों, आख्यान से मतलब जैसे डिस्क्रिप्टिव जो कोई कहानियां थी वो, जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये सारी घटनाएं हैं जो उस समय हुई थी, उसको उन्होंने स्तूप के अलग अलग पार्ट में एनग्रेव करके बनाया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती है, हालांकि उनके रूप प्राकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है, कि कुछ उसमें समानता है और कुछ भिन्नताएं भी हैं। ये हमने पढ़ा सांची के स्तूप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। तो मथुरा और सारनाथ तो यूपी में है, और गांधार जो है वो तत्काल अभी फिलहाल वो पाकिस्तान में है। तो हम पढ़ते हैं मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। ईसा की पहली शताब्दी, यानी अब ईसा के बाद, जब भगवान जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो बर्थ हुआ था उनके 100 साल बाद का समय, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद उत्तर भारत में गांधार जो अब पाकिस्तान में है, मथुरा, और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश, जो ये तीन कला के मेन स्थान थे। यहाँ की जो आर्ट थी इस समय, यहाँ की आर्ट जो है वो काफ़ी फेमस थी। कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे ये तीनों, मथुरा, गांधार और सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में वेंगी जो आंध्र प्रदेश में है। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप, बुद्ध के मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया, कि इस समय जो था वो ईसा से 100 साल बाद भगवान बुद्ध को अब प्रतीकों में नहीं बनाया जाने लगा, उनको मानव रूप मिल गया। वो
एज ए ह्यूमन उनको बनाने लगे, उनके स्टेचू ऑफ बनने लगे। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा बैक्टीरिया बैक्ट्रिया, पार्थिया एवं स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। ये तीन जगह की आर्ट मिलके एक अलग टाइप की आर्ट इस समय वहाँ शुरू हुई, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई, कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो मथुरा में जिस टाइप की आर्ट होती थी वैसी सब जगह होने लगी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गांधार में पाई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं वो भी मथुरा से पाई गई हैं। और शिव प्रतिमाएं जो भगवान शिव से संबंधित हैं, मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं हैं, वो भी मथुरा से मिली हैं। लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। ये मूर्तियों के आयतन का बारीपन कम किया गया है। उनमें मांसलता दिखाई देती है कि वो जो स्टेचूज हैं वो अब काफ़ी हैवी बनने लगे। पहले सिर्फ जो था वो रिलीफ था, लो रिलीफ था, फिर हाई रिलीफ, फिर वो धीरे धीरे मूर्तियां बनने लगी, उन्होंने स्टेचू का रूप ले लिया। कि जैसा ये देख पा रहे हैं ये बुद्ध के स्टेचू हैं, कि जो फर्स्ट ये वाला जो देख पा रहे हैं जो ग्रे कलर में है, ये ध्यानस्थ बुद्ध जो गांधार में मिला है, तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी का। और सेकंड है ये भी गांधार का है बोधिसत्व, ये पांचवी छठी शताब्दी का है। तो पढ़ते हैं वहाँ ये इसमें क्या है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणियों, शिव और विष्णु देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयाशक्ति केंद्रिकता आ गई थी, कि उस समय की जो मूर्तियां जो उस समय बन रही थी उसमें वो सब सब्जेक्टिव हो गई थी, कि उसमें अगर भगवान बुद्ध की बन रही है या कुछ वैसी बन रही है, अलग से उस समय कुछ नहीं बन रहा था। गोलाई बढ़ गई है और वे अधिक मांसल हो गई है। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया। इसमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की पांचवी और छठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण आकार में शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के दो प्रमुख महत्वपूर्ण संप्रदायों या घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना रहा, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है, कि जो गांधार में बनी थी उसमें तो सिर्फ एक शोल्डर पर क्लॉथ नहीं है और इस शोल्डर पर क्लॉथ है, जबकि जो सारनाथ में बनी थी उनमें पूरे में क्लॉथ जो है वो बने हुए दिखाए गए हैं। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं सिर के चारों ओर जो ये चक्र के रूप में बना हुआ है, ये आभा मंडल है, ये बनाया हुआ दिखाया गया है। इसमें अलंकरण यानी सजावट डेकोरेशन बहुत कम किया गया है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं, कई परतें बनाई गई हैं जो उन्होंने वस्त्र या जो कपड़े पहने हुए हैं, और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। कि उस समय के जो स्टेचूज मिले हैं
उनको इन इन चारों जगहों पे म्यूजियम में, 4-5 जगह म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ हम उन्हें भी देख सकते हैं। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यभूति बनी रही। कि इस समय के बाद जो था वो स्कल्पचर या आर्किटेक्चर में डिफरेंस या बदलाव कम आया। ये दो समय थे, इसमें काफ़ी आया, जैसे भरूच में जो था, उसके बाद सांची में जो स्टेचूज जो बनाए गए उनमें काफ़ी डिफरेंस आया, बाकी उसके बाद कम आया। अब हम पढ़ेंगे आगे दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। अभी हमने नॉर्थ के पढ़ लिए थे, मिडिल के पढ़ लिए थे, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। फिर वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक।